अध्याय 1। अजीब आदमी। धूसर नीला आकाश दूर पर्वत श्रृंखला को ढक रहा था। जंगल में छोटे से रास्ते पर बर्फ की एक पतली परत जमी हुई थी। हवा ठंडी और ताज़ा थी, जिससे लोगों को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर बर्फ और देवदार की शाखाओं की खुशबू से भर गए हों। ठंडी लेकिन बहुत सुखद भी। जियान दाओ सड़क के किनारे बस से उतर गया, एक छोटे से पत्थर के रास्ते पर मुड़ गया, 10 मिनट से अधिक समय तक चला और अंत में आगे पहाड़ी पर एक भूरे हरे रंग की छत वाला एक छोटा सा यूरोपीय शैली का विला देखा। जब से जियान दाओ को यादें थी, यह विला शहर के उपनगरीय इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित था। 20 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और वर्तमान समय के सौंदर्यपर दृष्टिकोण से भी यह उत्कृष्ट वास्तुकला पुरानी नहीं हुई है। बात बस इतनी है कि कई सालों से यहाँ कोई नहीं रहता। छोटा सा घर पहाड़ी ढलान पर अकेला है, हमेशा शांत और अंधेरा रहता है। जब जियान दाओ छोटी थी, तो किसी ने उसे यह कहकर डरा दिया था कि यह एक भूतिया घर है। बाद में जब वह बड़ी हुई, तो उसने स्पष्ट रूप से सुना कि वह विला एक समुद्री कछुआ बुद्धिजीवी की संपत्ति थी। चूंकि उनकी पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, इसलिए बुद्धिजीवी अपने छोटे बेटे को विदेश ले गए। हाई क्वी शब्द हाई नगोई क्वी लाई का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है विदेश से लौटने वाले लोग। आज विला में खूब रोशनी होती है। बाहरी दीवार पर नए रंग का कोट लगाया गया है तथा पूरी दीवार को आइवी ग्रीन रंग से ढक दिया गया है। प्रवेश द्वार पर उगने वाली काई और खरपतवार को साफ कर दिया गया है। जियान दाओ अंग्रेजी विभाग में 4थे वर्ष का छात्र है। वह आज यहाँ इसलिए आई क्योंकि उसके हाई स्कूल के शिक्षक ने उसे अनुवाद की नौकरी से परिचित कराया था। इस नौकरी में अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ का मालिक बहुत ही नखरेबाज है। उसे पहले भी कई दुभाषियों से मिलवाया गया था, लेकिन वह उन सभी से संतुष्ट नहीं था। इसलिए जैसे ही जियान दाओ शीतकालीन अवकाश में दाखिल हुआ, शिक्षक ने तुरंत अपने पसंदीदा छात्र की तलाश शुरू कर दी। जियान दाओ ने अपने ऊनी दस्ताने उतारे और दरवाज़ा खटखटाने के लिए आगे बढ़ी। दरवाज़ा एक 20 साल के युवक ने खोला। वह काला पतलून और पतला स्वेटर पहने हुए था, लंबा और पतला, दिखने में सुंदर। उसे देखकर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जियान दाओ हैं? जियान दाओ का चेहरा लाल हो गया था, उसकी सांस सफ़ेद धुएं से भरी थी, उसकी आंखें नम थी। हाँ, मैं जियान दाओ हूँ। हालो, अंदर आएं। वह आदमी जियान दाओ को घर में प्रवेश करने देने के लिए झुका। घर को शास्त्रीय यूरोपीय शैली में सजाया गया था, जिसमें सोने के किनारों के साथ बैंगनी पर्दे, घुमावदार आकार का एक बड़ा मखमली सोफा, चांदी के रंग के हैंडल वाली एक लंबी कुर्सी और चिमनी में धधकती आग थी। ये सब मिलकर पुरातनता और शांति दोनों का एहसास पैदा करते थे। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए एक घुमावदार गहरे भूरे रंग की लकड़ी की सीढ़ी भी है। ऊपरी मंजिल पर बहुत शांति थी, मानो वहां कोई भी न हो। घर की एकमात्र उल्लेखनीय विशेषता यह है कि हर खिड़की में धातु की रेलिंग लगी है और पर्दे बंद हैं, जिससे घर में प्रकाश की एक भी किरण नहीं आ पाती। युवक ने सिंक पर अपने हाथ धोए, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और जियान दाओ के लिए एक कप गर्म चाय बनाई। वह उसके सामने बैठा था। उसके शरीर पर एक हल्की, जानी पहचानी खुशबू थी, लेकिन जियान दाओ को याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे पहले कहाँ सूंघा था। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया, मुझे अपना परिचय देने दो, मेरा नाम फोतु नगो है। इस घर का मालिक बाक कैन नगोन है। मैं उसका दोस्त हूँ। हमें उसके दस्तावेजों का चीनी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवादक की जरूरत है। जियान दाओ ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या बेक कैन गोन का पुराने विला के मालिक के साथ कोई संबंध है।
या यह एक खोई हुई संपत्ति है? फू जिवू ने चाय की मेज से कागजों का एक ढेर और एक कलम उठाया और उन्हें जियान याओ को दे दिया। आप शुरू करें। मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो हमें यह देखने के लिए आपकी परीक्षा लेने की जरूरत है कि क्या आप इस काम को संभाल सकते हैं। आधे घंटे में अंग्रेजी दस्तावेज का अनुवाद करें। जियान दाओ ने दस्तावेजों को पलटा और सिर उठाकर पूछा, क्या आपके पास कंप्यूटर है? फोतु नगो ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। कैन नगो को हाथ से लिखना पसंद है। ठीक है। जियान दाओ ने कलम और कागज लिया और दस्तावेजों का अनुवाद करना शुरू कर दिया। फोतुनगो हाथ धोने के लिए उठे और फिर चाय पीने के लिए खिड़की के सहारे झुक गए। पीड़िता के साथ बलात्कार करके उसे मार डाला गया था। उसके अंगों पर बंधे होने के निशान थे और उसके निचले शरीर पर कई चोट के निशान थे। पहले कुछ वाक्यों का अनुवाद करने के बाद जियान दाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपना सिर उठाया, लेकिन फोतु नगो का चेहरा बहुत शांत था। जियान दाओ ने पहले भी कई विशिष्ट दस्तावेजों का अनुवाद किया था, इसलिए उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ ही क्षण बाद उसे कुछ अपरिचित शब्द मिले और जब उसने दस्तावेज को सरसरी तौर पर पढ़ा तो उसे पता चला कि उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो काफी दुर्लभ थे। तो उसने अपना मुंह खोला और पूछा, क्या आपके पास कोई विशेष शब्दकोश है? फोतुनगो मुस्कुराए और किताबों की अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहा, आप इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। जियान दाओ ने जल्दी से कई शब्दकोश ढूंढे, तुलना करना शुरू किया और फिर अनुवाद करना जारी रखा। सेक्सहैंग्स, आनंद के लिए घुटन। पेरेंटिसाइड, किसी प्रियजन की हत्या। वह जानती थी कि ये शब्द उसके लिए नए थे। आखिरकार जियान दाओ ने दस्तावेज का अनुवाद पूरा कर लिया। उसने इसे फिर से जांचा और इसमें केवल 25 मिनट लगे। फोतुनगो उसकी अनुवाद गति से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अनुवाद लिया, उस पर नजर डाली और कहा, 1 मिनट रुको, मैं उसे दिखा दूंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। पता चला कि बेक कैन गोन ऊपर था। जियान दाओ सोफे पर गंभीरता से चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए बैठा था। फोतु नगो जल्दी से नीचे चला गया। वह अपने हाथ धोने के लिए सिंक के पास गया, उन्हें साफ करने के लिए रुमाल निकाला, फिर जियान दाओ के सामने बैठ गया। वह अभी भी देख रहा है, इसमें शायद कुछ समय लगेगा। हाँ, दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। फोतुनगो ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप शहर बी में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं? जियान दाओ ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अगले साल स्नातक हो जाऊंगा। फोतुनगो ने सिर हिलाया, बुरा नहीं है। हमने इतने लंबे समय तक बात की है, आप अभी भी नहीं जानते कि मैं क्या करता हूँ। वह रुक गया और उसकी ओर आंखें सिकोड़ते हुए बोला, अनुमान लगाने की कोशिश करो। वह जियान दाओ से कुछ साल बड़ा था, सौम्य और विनम्र स्वभाव का था। जियान दाओ को उनके बारे में अच्छी धारणा थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर। फोतुनगो की आंखों में मुस्कान गहरी हो गई। तुम यह कैसे देख सके? जियान दाओ अपनी खुशी को छिपा नहीं पाई जब उसने सही अनुमान लगाया। उसकी नज़र उसकी पतली सफ़ेद उंगलियों पर रुक गई। मैं बस अनुमान लगा रही थी। मैंने तुम्हें कई बार अपने हाथ धोते देखा, जो साबित करता है कि तुम एक साफ सुथरे इंसान हो। तुम्हारे शरीर पर अस्पताल का कीटाणुनाशक लगा हुआ है और तुम्हारी उंगलियां डॉक्टर की तरह दिखती हैं। धन्यवाद। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लेता हूँ, फोतुनगो ने कहा। 10 उंगलियां जो आपस में चिपकी हुई थी, तेजी से फड़फड़ाने लगीं, जैसे 2 तितलियां कुशलता से नृत्य कर रही हों, जिससे जियान दाओ को चक्कर आ गया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत और भी जीवंत हो गई। थोड़ी देर बाद वे बैक कैन गोन के विषय पर वापस आ गए। फोतुनगो ने आह भरी,
मैं कुछ दिनों में यह जगह छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कैन गोन के साथ सहज नहीं हूँ। सच कहूँ तो उसका व्यक्तित्व थोड़ा अजीब है। अज्ञात श्री बेक के बारे में उनकी टिप्पणियां सुनकर जियान दाओ ने केवल विनम्रता से मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया या कोई सवाल नहीं पूछा। फोतु नगो ने आगे कहा, वह इतने लंबे समय से वापस आ गया है और अभी तक उसका एक भी दोस्त नहीं है। मुझे यकीन है कि उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि वह कब वापस आया। जियान दाओ के होठों पर अभी भी मुस्कान थी। उसका आगे बात जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। इस बीच फोतु नगो ने उत्साह से उसकी ओर देखा, मानो वह बेक कैन नगोन के बारे में पूछने का इंतजार कर रहा हो। उनके उत्साही रवैये से जियान दाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं सोचा और उसके शब्दों को समझने के लिए अपना मुंह खोला। वह पिछले साल वापस आया था, है ना, फोतुनगो? तुम्हें कैसे पता? पिछले साल जब मैं छुट्टियों में घर गया था, तो मैं इस जगह से गुजरा, लेकिन मुझे कोई आईवी नहीं दिखा। अभी वहां आईवी लगभग 4 या 5 मीटर ऊंचा है। मैं अपने घर पर जो आईवी उगाता हूँ, वह हर साल लगभग इतना ही ऊंचा होता है। उन दोनों ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की। फू जिवू ने अपना सिर नीचे करके अपनी घड़ी देखी और मुस्कुराया, देर हो रही है। तुम पहले वापस क्यों नहीं चले जाते? जिन यान और मैं बाद में इस पर चर्चा करेंगे और तुम्हें फोन करेंगे। आज यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वह तुम्हें इस्तेमाल करने का फैसला करता है, तो वह तुम्हारे साथ एक कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। तुम्हें लगातार 20 दिनों तक यहाँ काम करना होगा। तुम्हें मौके पर ही अनुवादित दस्तावेज पूरे करने होंगे। तुम्हें दस्तावेजों को इस जगह से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है और तुम्हें उनकी सामग्री को गोपनीय रखना होगा। इसके अलावा वह हाल ही में आराम कर रहा है और उसे दूसरों द्वारा परेशान किया जाना पसंद नहीं है। इसलिए उसकी अनुमति के बिना दूसरी मंजिल पर मत जाओ। जहां तक अन्य विवरणों की बात है, हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जियान दाओ विला से बाहर निकला। बाहर दोपहर हो चुकी थी। बादलों के बीच से सूर्य निकला और पहाड़ों और जंगलों पर सुनहरी रोशनी बिखेरने लगा। चारों ओर चमकदार पत्तियां और सफेद बर्फ के टुकड़े थे। जियान दाओ को अपनी अनुवाद क्षमता पर विश्वास था। उसे यकीन था कि उसे यह नौकरी मिल जाएगी। हालांकि मालिक ने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया है। यह बहुत रहस्यमय और थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वैसे भी यह शिक्षक द्वारा शुरू की गई नौकरी है, इसलिए यह अपेक्षाकृत भरोसेमंद है। जब वह विला से 10 मीटर से ज्यादा दूर पहाड़ी से नीचे उतरी, तो जियान दाओ ने अचानक अपना सिर घुमाया। जब उसने दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास एक आकृति देखी, तो वह थोड़ा चौंक गई। वह व्यक्ति काले रंग का सूट पहने हुए था। उनका शरीर लंबा, सीधा और अत्यंत प्रमुख है। केवल उसने अपनी पीठ मोड़ ली ताकि वह उसकी शक्ल स्पष्ट रूप से न देख सके। जैसे ही जियान दाओ चला गया, फोतु नगो ऊपर चला गया। निचली मंजिल की गर्म और सुरुचिपूर्ण शैली के विपरीत, इस मंजिल में केवल एक लंबा, संकीर्ण गलियारा है, जो सीधे एक बंद कमरे में जाता है। चारों दीवारें बिना किसी सजावट के सफेद रंग से रंगी हुई थी, जिससे कमरा और भी उदास और ठंडा लग रहा था। सबसे अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला था। फोतुनगो ने दरवाजा धक्का देकर खोला और उस पर टिक गया। अब उसमें वह सुरुचिपूर्ण व्यवहार नहीं था जो जियान दाओ से मिलते समय था और वह जोर से चिल्लाया, भाड़ में जाओ। उसकी चीख शांत हवा में गूंजी, जिससे खिड़की के पास किताब पढ़ रहे आदमी ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा, फिर ध्यान से अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। फोतुनगो को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने वह दस्तावेज उठाया जिसका जियान दाओ ने अभी अभी अनुवाद किया था और उसे उस व्यक्ति की बाहों में फेंक दिया। अनुवाद बहुत सटीक है, लेखन शैली सहज है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपनी जेब से कागज का एक छोटा सा सफेद टुकड़ा निकाला जिसके अंदर काली स्याही से हस्तलिखित शब्द थे। प्रश्न 1, फू जिवू का व्यवसाय क्या है? प्रश्न 2, मैं यहाँ कब से हूँ? ये वे प्रश्न थे जिनके बारे में फू जिवू ने जियान दाओ से पूछा था जब वे दोनों बात कर रहे थे। फोतुनगो ने कागज को मेज पर पटक दिया। उसने आपकी सभी समस्याओं का सही विश्लेषण किया है। क्या आप इस अनुवाद से संतुष्ट हैं? खिड़की के पास खड़े आदमी के मुंह के कोने पर मुस्कान थी, लेकिन उसने न तो इनकार किया और न ही पुष्टि की। फोतुनगो को डर था कि वह फिर से कठोर हो जाएगा, इसलिए उसने दृढ़ता से कहा, यदि आप अभी भी दो विचार नहीं रखते हैं, तो इसका अनुवाद स्वयं करें। इसके अलावा मैं आपका सहायक नहीं हूँ। मैं कुछ दिनों में शहर भी वापस आ जाऊंगा। मुझसे यह उम्मीद न करें कि मैं आपका सहायक बना रहूंगा। इस समय उस आदमी ने किताब नीचे रख दी और अपना सिर ऊपर उठाया। उसने अजीब निगाहों से फोतुनगो को देखा और धीरे से जवाब दिया, मेरा समय इन उबाऊ कामों के लिए नहीं है। फोतुनगो अवाक रह गया। उसके पास बड़बड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप हत्या के मामलों की जांच करने में विशेषज्ञ हैं। वह लड़की तो बस एक छोटी सी दुभाषिया है। आपको लोगों की अवलोकन और सोचने की क्षमता का परीक्षण क्यों करना है? मुझे इधर उधर घुमाने से शायद लोग मुझे एक जिज्ञासु व्यक्ति समझेंगे। उस व्यक्ति ने विशेष रूप से सौम्य मुस्कान बिखेरी। यह समझ में आता है। मैं किसी मूर्ख को अपने दस्तावेजों का अनुवाद नहीं करने दे सकता। असंवेदनशील और अपरिष्कृत दिमाग वाला व्यक्ति केवल शब्दों के अर्थ का अनुवाद कर सकता है, लेकिन हर छोटे विवरण की सूक्ष्मता और शब्दों के पीछे मौजूद आत्मा को नहीं समझ सकता। फोतुनगो अवाक रह गया, लेकिन वह पहले से ही अपने दोस्त के व्यक्तित्व का आदी हो चुका था। वह क्रोधित भी था और खुश भी। क्या वह छोटी लड़की जियान दाओ आपकी आत्मा को समझ सकती है? वह आदमी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और पढ़ना जारी रखा, कोई भी नहीं समझ सकता। अध्याय 2। छुट्टियों के दौरान लौटते हुए जियान दाओ अक्सर पुलिस छात्रावास के पुराने घर में अकेले रहता है। जब उसके पिता जीवित थे तब वह उसके परिवार का पुराना घर था। उसकी मां के पुनर्विवाह के बाद घर छोड़ दिया गया। अब शाम हो चुकी थी। अपार्टमेंट परिसर के कई अपार्टमेंटों में लाइटें जल चुकी थीं। खाने की खुशबू पूरे स्थान में फैल चुकी थी। पास ही स्थित पुलिस स्टेशन कार्यालय की कई खिड़कियों पर रोशनी थी। पुलिसकर्मी अभी भी काम में व्यस्त थे। जियान दाओ ने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी छोटी बहन जियान जुआन सोफे पर लेटी हुई टीवी देख रही थी। उसके मुंह में सेब आधा खाया हुआ था। अपनी बहन को देखकर जियान हुएन ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम अभी क्यों वापस आ रही हो? मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जियान दाओ ने अपना बैग अपनी बहन की ओर फेंका और उसके बगल में बैठ गई। मैं एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी और अभी अभी खत्म हुई हूँ। तुम आज दोपहर ही घर आई हो, है न? मुझे लगा कि तुम कुछ देर के लिए वहां सो रही थी। जियान दाओ ने जिस वहां का उल्लेख किया था वह उसके सौतेले पिता का अपार्टमेंट था। वास्तव में वह और उनकी बहन अपने बचपन और युवावस्था का अधिकांश समय उसी घर में रहीं। दोनों बहनों और उनके सौतेले पिता के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। बात बस इतनी है कि अपार्टमेंट बड़ा नहीं है, इसलिए बड़े होने के बाद जियान दाओ यहाँ आ गए। कई बार जियान हुएन दोनों स्थानों के बीच आगे पीछे भागता रहा, लेकिन छुट्टियों पर पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ। जियान हुएन दूसरे प्रांत के विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र है।
वह शीतकालीन अवकाश के लिए घर जाने के लिए 10 घंटे से अधिक समय तक ट्रेन की कठोर सीट पर बैठी रही थी, इसलिए उसका पूरा शरीर थका हुआ और सुस्त था। लेकिन जब उसने अपनी बहन से साक्षात्कार का जिक्र सुना, तो वह तुरंत उत्साहित हो गई और जियान दाओ से पूछने के लिए उठ बैठी, मैंने माँ से सुना है कि तुम इंटर्नशिप के लिए उस जगह गई थीं? जियान दाओ मुस्कुराया, हाँ, मैं परीक्षण के लिए वहाँ जाऊंगा। उन्होंने परिवीक्षा प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दिया। गोपनीयता आवश्यकताओं के कारण उन्होंने अनुवादित दस्तावेज की सामग्री का उल्लेख नहीं किया। किसने सोचा होगा कि जियान हुएन की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित हो जाएगी? तो आप कभी भी मिस्टर बेक से नहीं मिले? अभी तक नहीं। जियान दाओ ने अपनी बहन की ओर देखा। क्या हुआ? हम जियान जुआन ने अचानक अपनी बहन के कंधे को थपथपाया। उसने बहुत भारी स्वर में कहा, बहन, आपको मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा। मुझे लगता है कि मैं उस आदमी से मिल चुकी हूँ। वह बहुत डरावना दिखता है। जियान दाओ दंग रह गया। सशर्त प्रतिवर्त क्रिया के कारण उसके मन ने विला की दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़े आदमी की सीधी पीठ को देखा। वह डरावना लग रहा है। जियान हुएन ने तुरंत कहानी सुनाई। पता चला कि वह पिछले साल किंगमिंग त्योहार के लिए घर आई थी। एक बार जब वह अपनी एक सहेली के साथ घाटी में मछली पकड़ रही थी, तो संयोग से वह उस विला के पास से गुजरी और उसने दूसरी मंजिल पर एक आदमी को खड़ा देखा। उस समय जियान दाओ अभी भी शहर बी में थी, इसलिए उसे इस घटना के बारे में पता नहीं था। लगभग 1 साल बीत चुका है, हालांकि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस आदमी की छवि अभी भी जियान हुएन की याद में स्पष्ट रूप से उभरती है। वह थोड़ा कांप उठी। वह इतना दुबला पतला था कि वह सिर्फ त्वचा और हड्डियों जैसा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी। वह खोपड़ी जैसा दिखता था। नहीं, बल्कि एक राक्षस जैसा। फिर एक बार मेरे दोस्त ने कहा कि उसे लगा कि उसने उसे सड़क पर देखा है। उसने नकाब पहना हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। शायद उसे यह भी डर था कि उसका रूप उसके आसपास के लोगों को डरा देगा। जियान दाओ ने सुना और काफी देर तक चुप रहा। जियान हुएन ने उत्साहपूर्वक कहा, संक्षेप में, यह एक सुझाव है जो अंतरात्मा से आता है। यदि वह व्यक्ति श्री बेक है, तो यदि आप भविष्य में उनसे मिलते हैं, तो याद रखें कि उनके चेहरे को न देखें। जियान दाओ हंसे, बहुत ज्यादा सोचना बेकार है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह तुम्हें डरा नहीं सकता। दोनों बहनें कुछ देर तक बातें करती रहीं। जियान दाओ ने अपनी घड़ी देखी और सिर उठाकर सड़क के उस पार पुलिस स्टेशन की इमारत की ओर देखा। उसकी परिचित खिड़की अभी भी जल रही थी। उसने कहा, आज रात को साथ में खाना खाने के लिए ली हुआन नियन को बुलाओ। जियान हुएन ने कहा कि उसका एक मित्र के साथ अपॉइंटमेंट था। फिर वह उत्साहित होकर चली गई। जियान दाओ खिड़की के पास गया और ली शुन रैन को पुकारा, शुन रैन, यह मैं हूँ। जियान दाओ, मैं वापस आ गया हूँ। फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। तभी जियान दाओ ने सामने वाली इमारत की खिड़की के पीछे एक छाया आकृति को उभरते देखा। अपना सिर बाहर निकालो और मुझे देखने दो, मेरे पास दूरबीन है, वह आदमी धीरे धीरे बोला। उसकी आवाज में हंसी झलक रही थी। इस पर जियान दाओ भी मुस्कुराए। ली परिवार और जियान परिवार के बीच कई पीढ़ियों से रिश्ता रहा है। ली हुआनरान जियान दाओ से 4 साल बड़ी है। दोनों ने बचपन से लेकर वयस्क होने तक एक साथ खेला और उन्हें सच्चा बचपन का प्रेमी माना जा सकता है। बाद में ली हुआन निहियन ने पुलिस अकादमी की परीक्षा पास कर ली, इसलिए हमें मिलने का मौका कम ही मिला। स्नातक होने के बाद उन्हें दूसरे प्रांत में काम करने के लिए भेज दिया गया।
जबकि जियान दाओ भी विश्वविद्यालय चले गए, इसलिए एक दूसरे से मिलना और भी मुश्किल हो गया। पता चला कि दोनों ने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था। अंधेरा हो चुका था और सड़क के अंत तक प्रत्येक स्ट्रीट लाइट रत्न की तरह चमक रही थी। रात धुंधली और हल्की थी। ली हुआनरान पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर लैंप पोस्ट के सहारे खड़ी थी। पुलिस वर्दी में उनका लंबा कद अलग ही दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराते हुए जियान दाओ की ओर देखा। जियान दाओ मुस्कुराया और ली हुआनरान की ओर चला गया। उसके सामने पहुंचकर वह अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि अचानक वह आगे झुका और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बहुत समय हो गया मिलते हुए, जियान दाओ, वह उसके कान में धीरे से बोला। जियान दाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक उसे गले लगा लेगा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर भी उसने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं। दोनों को पास में ही एक छोटा सा रेस्तरां मिला। ली हुआन नियन ने खिड़की के पास वाली सीट चुनी। इसमें फूलों से बनी एक नक्काशीदार स्क्रीन है जो इसे बाहरी कमरे से अलग करती है, जिससे एक स्वतंत्र और शांत स्थान बनता है। उसने मेनू खोला, जबकि जियान दाओ चुपचाप उसे देख रहा था। ली हुआन नियन ने बिना ऊपर देखे खाना ऑर्डर किया और कहा, क्या हुआ? क्या विदेशी भाषा अकादमी में कोई सुंदर लड़का नहीं है? जियान दाओ ने ईमानदारी से उत्तर दिया, बिल्कुल। ली हुआन नियन के मुंह के कोने में एक छिपी हुई मुस्कान दिखी। ली हुआन नियन का रूप उज्ज्वल और सुंदर है। उसकी भौहें और आंखें काली हैं, होंठ लाल और दांत सफेद हैं। जो कोई भी उसे देखता है, उसे लगता है कि यह युवक बहुत सुंदर और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन बचपन से ही वह बहुत घमंडी था और उससे संपर्क करना आसान नहीं था। जियान दाओ ने महसूस किया कि कई वर्षों तक पुलिस अधिकारी रहने के बाद यह स्वभाव और अधिक स्पष्ट हो गया। वह पहले से अधिक परिपक्व, मजबूत और अधिक शांत दिखता है। मेनू का ऑर्डर देने के बाद ली हुआन नियन ने एक हाथ कुर्सी की पीठ पर रखा और दूसरे हाथ से मेज पर दस्तक दी। कुछ देर तक जियान दाओ को देखते हुए वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें कुछ दिनों में मछली पकड़ने ले जाऊंगा। जब वे छोटे थे तो वे अक्सर पहाड़ों पर चढ़ते थे, मछली पकड़ते थे और खुशी खुशी जंगली सब्जियां तोड़ते थे। ठीक है। जियान दाओ ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथों पर टिकाया और उसकी ओर देखा। मैंने स्कूल में मछली पकड़ने का क्लब ज्वाइन कर लिया है। अब मेरा कौशल काफी अच्छा है। तुम्हें मानसिक रूप से खुद को तैयार करने की जरूरत है। ली हुआन नियन खिलखिलाकर हंस पड़ा। कुछ देर बाद उसने उससे फिर पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, तुम्हारा क्या? मैं इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास गर्लफ्रेंड ढूंढने का समय नहीं है। खाना खाते समय लाई हुआन नियन का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और कुछ शब्द कहे। उसका चेहरा भारी हो गया। फोन रखने के बाद उसने अपनी जैकेट पकड़ी और बटुआ निकाला। दफ्तर में कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। आप धीरे धीरे खाना खाए, वेटर बिल चुका देगा। जियान दाओ ने भी अपना बटुआ निकाला। मुझे पैसे देने दो। ली हुआन नियन मुस्कुराया। वेटर आया। जियान दाओ पैसे निकालने ही वाला था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ इतने मजबूत थे कि वह हिल नहीं सकती थी। जब वेटर चेंज की तलाश कर रहा था, ली हुआनरान को अचानक केस याद आ गया। उसने हाथ हिलाकर जियान दाओ को पास आने का संकेत दिया और फुसफुसाया, हाल ही में इस बात की बहुत संभावना है कि हमारे शहर में ऐसे लोगों का एक समूह है जो किशोरों का अपहरण करने में माहिर हैं। भले ही आप और आपकी बहन की उम्र सीमा पार हो गई हो, फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। हम अभी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। जियान दाओ दंग रह गया। फिर उसने उसे आगे बोलते हुए सुना, इस मामले का पता भी आपको ही चला। पिछले महीने
केस फाइलों को छांटते समय आपको पता चला कि पिछले साल पूरे शहर और पड़ोसी काउंटियों में कुल 9 लोग लापता थे। यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। जियान दाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए सीधे पूछा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने जनगणना की। 9 लापता लोगों में से 8 किशोर थे जिनकी उम्र 13 से 18 वर्ष के बीच थी और उनके लापता होने के स्थान सभी शहर की सीमा के भीतर थे। यह मामला स्पष्ट रूप से असामान्य था। ली झुनरान ने अपनी आवाज कम की। ब्यूरो के रिकॉर्ड के आधार पर और मैंने अनुभवी पुलिसकर्मी से जो पूछा, उसके अनुसार हाल के वर्षों में आसपास के क्षेत्र में एक बाल अपहरण संगठन सक्रिय रहा है। बच्चों को ब्लैक फैक्ट्रियों में ले जाया जा सकता है। ब्लैक फैक्ट्रियां अवैध फैक्ट्रियां हैं जिनमें नाबालिगों के श्रम का उपयोग करने के मामले शामिल हैं। जियान याओ ने और भी अधिक भौहें सिकोड़ी। ली झुनरान ने उसके कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, हम मामले को सुलझा लेंगे। जियान याओ ने उसे रेस्तरां के दरवाजे तक छोड़ा। ली झुनरान कुछ दूर चला और पीछे मुड़ा, पाया कि जियान याओ अभी भी उसी जगह पर खड़ा था, चुपचाप उसके फिगर का पीछा कर रहा था। इस समय रात पहले ही हो चुकी थी। चांदनी और बिजली की रोशनी एक साथ मिल गई थी और पैदल चलने वाले कम ही थे। ली झुनरान ने जियान याओ को देखा। उसने हल्के पीले रंग का स्वेटर, गहरे रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसके काले बाल उसके कंधों तक गिर रहे थे, जो उसकी गोरी त्वचा और दुबले पतले फिगर को उजागर कर रहे थे। तुम अंदर जाओ, ली झुनरान ने जोर से कहा। जियान याओ ने सिर हिलाया। वह मुड़ा व्यक्ति को देखकर अपने हाथों को रगड़ते हुए, मुंह से ठंडी हवा निकालते हुए, वह पुलिस स्टेशन की ओर लंबे कदम बढ़ाता गया। शाम को जियान दाओ ने अपनी बहन को ली झुनरान के निर्देश दोहराए। जियान हुएन घबराई हुई दिख रही थी और उसने कहा कि वह कल आत्मरक्षा उपकरण खरीदने जाएगी। दोनों बहनें आधी रात तक बातें करती रहीं। सोने से पहले जियान दाओ ने मन ही मन सोचा, आपराधिक पुलिस बेहद व्यस्त है। ली हुआनरान के साथ मछली पकड़ने की तारीख शायद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। दिन में साक्षात्कार के बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि इस काम को अच्छी तरह से करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगली सुबह जब कुरियर वाला उसके घर पर पार्सल लेकर आया, तब जियान दाओ अभी भी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। जियान हुएन ने उसके लिए हस्ताक्षर किए। उसी शहर से प्रेषक। जियान दाओ ने इसे खोला और देखा कि यह वास्तव में फोतुएंगो द्वारा भेजा गया एक कार्य अनुबंध था। उसने ध्यान से देखा, अनुबंध में कोई समस्या नहीं थी। जियान दाओ जब आखिरी पृष्ठ पर पहुंची तो वह थोड़ी हैरान रह गई। पार्टी ए ने हस्ताक्षर किया, बैक कैन नॉन। जियान हुएन ने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकालकर देखा, क्या किसी राक्षस ने इसे भेजा है? उसका हस्ताक्षर कैसा दिखता है? जियान दाओ ने उत्तर दिया, लिखावट मालिक की तरह है। भले ही वह राक्षस हो, लेकिन वह आत्मा वाला राक्षस है। जियान हुएन, हम। जियान दाओ ने हस्ताक्षर करने के लिए अपने बैग से एक पेन निकाला, लेकिन जैसे ही कलम ने कागज को छुआ, वह अचानक रुक गई। उसने एक कोरा कागज लिया और 10 से अधिक बार अभ्यास किया, जब तक कि उसका हस्ताक्षर सही नहीं हो गया। फिर उसने उस आदमी के नाम के आगे अपना नाम लिख दिया। अध्याय 3। डोंग शहर यांगत्जी नदी की एक शाखा के तट पर स्थित है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिससे परिवहन असुविधाजनक हो जाता है। अतीत में यह अपेक्षाकृत पिछड़ा क्षेत्र था। वर्ष 2000 तक, जब राजमार्ग का निर्माण हुआ, तो डोंग शहर का विकास एक हाई स्पीड ट्रेन की सवारी करने जैसा था। एक बार जब यह टूट गया तो इसे रोका नहीं जा सका। अब शहर स्वाभाविक रूप से प्रांत की प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। अन्य उभरते शहरों की तरह स्थानीय लोग बाहर जाना चाहते हैं,
बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू जैसे बड़े शहरों में अवसर तलाशना चाहते हैं, जबकि आसपास के क्षेत्रों से लोग डोंग शहर में बसने के लिए आना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद से जब भी वह घर लौटती है, जियान दाओ को ऐसा लगता है कि उसका गृहनगर हर साल अलग होता है। पुरानी इमारतें धीरे धीरे गायब हो गईं। उनकी जगह नई व्यावसायिक इमारतें बन गईं और सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई। बेशक, ऐसी भी चीजें थीं जो अपरिवर्तित रहीं। उदाहरण के लिए, शहर के चारों ओर बहती नदी, उदाहरण के लिए, शहर के केंद्र में लोगों के नायकों के लिए स्मारक, उदाहरण के लिए, वह शांत विला जो उसकी आंखों के ठीक सामने सांसारिक धूल और समय से अप्रभावित प्रतीत होता था। सुबह ठीक 8 बजे जियान दाओ निर्धारित समय पर विला पर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तो पाया कि वह पहले से ही खुला था। अंदर बहुत शांति थी। केवल फर्श पर बिछे भूरे कालीन पर ही सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं है। कल फोतुनगो ने उसे फोन किया और कहा कि वह जल्द ही सिटी बी में वापस आ जाएगा। उसने उसे बताया कि जब वह विला में काम कर रही होगी तो बंद कमरे के अलावा वह पहली मंजिल का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से कर सकती है। ऐसा लगता है कि यह उस मनमानी बात की शुरुआत है जिसका उल्लेख फोतुनगो ने किया था। लिविंग रूम अभी भी उसी तरह सजाया हुआ था जैसे जियान दाओ पहली बार यहाँ आया था। अंतर केवल इतना है कि खिड़की के पास एक सफेद रंग की चौकोर मेज और कुर्सी रखी है। मेज पर एक लैपटॉप और एक पुराना पीला पड़ा हुआ दस्तावेज था। अनुबंध के अनुसार जियान दाओ का कार्यभार अपेक्षाकृत बड़ा है, इसलिए वह दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करेगी। जियान दाओ मेज पर बैठ गया। खिड़की के बाहर दूर दूर तक फैले पहाड़ लहरा रहे थे, जो सफेद रेशम जैसी बर्फ की पतली परत से ढके हुए थे। पास का चीड़ का जंगल भी एकदम सफेद था। तीखी पत्तियों के बीच से सूरज की रोशनी चमक रही थी। जियान दाओ ने फिर से डेस्क की ओर देखा। टेबल टॉप बिल्कुल नया जैसा साफ और स्वच्छ था। बुरा नहीं है, काम का माहौल अपेक्षाकृत आरामदायक है। लैपटॉप खोलते समय जियान दाओ को एक TXT फाइल मिली, जिसका शीर्षक एक ईमेल पता था, लेकिन सामग्री खाली थी। जियान दाओ फिर से खड़ा हुआ और घर के चारों ओर घूमने लगा। लिविंग रूम के बगल में डाइनिंग रूम है। जियान दाओ को रसोई के धुएं की गंध आ रही थी। उसने अनुमान लगाया कि मिस्टर बेक आमतौर पर घर पर खाना बनाते हैं। उसने जो फल लाया था उसे फ्रिज में रख दिया। फ्रिज लगभग खाली था, केवल आधा कटोरा मछली का सूप था। भोजन कक्ष के बगल में दालान की ओर जाने वाला एक दरवाजा है। जियान दाओ कुछ कदम आगे बढ़ा और अचानक उसने दीवार के कोने पर एक मछली पकड़ने वाली छड़ी टिकी हुई देखी। इस छोटे से शहर में कई नदियां और मछलियां हैं, इसलिए परिवारों के लिए मछली पकड़ने की छड़ें रखना पूरी तरह से सामान्य बात है। जियान दाओ को आश्चर्य हुआ कि उसके सामने रखी मछली पकड़ने वाली छड़ी दाइवा होंग हो थी, जो दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अच्छी मछली पकड़ने वाली छड़ों में से एक थी, और यह एक सीमित संस्करण भी थी, जो कई मछली पकड़ने के शौकीनों के दिलों में एक दिव्य हथियार थी। जियान दाओ एक क्षण के लिए दृश्य का आनंद लेने के लिए रुकी, 2 तस्वीरें लेने के लिए अपना फोन निकाला, फिर आगे चलना जारी रखा। दालान के अंत में वह अचानक रुक गई। उसके सामने एक छोटी सी जगह थी। दोनों तरफ की खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे, मानो कसकर बंद कर दिए गए हों। एक भी रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी। वह स्थान अंधकारमय और उदास था। वहां 2 बंद दरवाजों के अलावा कुछ भी नहीं था। जियान दाओ अंधेरे स्थान में चला गया और एक दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा धकेला, लेकिन वह बंद था। जियान दाओ लिविंग रूम में लौट आया।
उसने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी ही बीत गई। जियान दाओ एक स्थान पर स्थिर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। जब वह दस्तावेजों के अनुवाद पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, फोतु नगो दूसरी मंजिल पर एक बंद कमरे में बैठे थे। उनके सामने एक बड़ी निगरानी कैमरा स्क्रीन लगी हुई थी। उन्होंने स्क्रीन पर जियान याओ की शांत उपस्थिति को ध्यान से देखा, फिर अपना सिर घुमाया और बो जिन्यान से कहा, यह लड़की शांत और ईमानदार लगती है। मुझे भी सहज महसूस हो रहा है। कल मैं सिटी भी लौटूंगा। बेक कैन गोन एकल सोफे पर बैठे थे। उनके पैर एक दूसरे पर बंधे हुए थे और वे छोटी कुर्सी पर टिके हुए थे। उसकी कमीज की आस्तीन आधी चढ़ी हुई थी और उसके हाथ में ताज़ा भुनी हुई चांदी की मछली की एक प्लेट थी। उसने धीरे धीरे प्रत्येक को अपने मुंह में डाला। अपने दोस्त की बातें सुनकर बेक कैन गोन ने अपना सिर उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। उसकी गहरी, गर्म आवाज में जरा भी कमी नहीं आई। बेस्वाद, लकड़ी के टुकड़े की तरह। फोतु नगो ने हंसते हुए कहा, उस लड़की को आपने व्यक्तिगत रूप से चुना था। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने पाया कि बेक कैन गोन के हाथ में मछली की प्लेट, जो अभी तक भरी हुई थी, अब खाली हो गई थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वह बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका, अगर तुम मछली नहीं खाओगे तो क्या तुम मर जाओगे? बेक कैन गोन ने अपनी उंगलियों से बचे हुए मछली के टुकड़ों को चाटा। मैं नहीं मरूंगा, लेकिन अगर मैं अपनी जरूरतें पूरी नहीं करूंगा तो मैं बहुत बेचैन और असहज महसूस करूंगा। जियान दाओ के साथ रात्रि भोजन करने के बाद ली हुआन नियन अत्यधिक व्यस्त हो गई। विभाग का काम संभालने के अलावा वह लापता किशोरों के मामले की जांच में भी व्यस्त थे। लेकिन इस मामले में कई कठिनाइयां आईं। लापता किशोर अलग अलग जिलों और क्षेत्रों से आए थे और उनके लापता होने का समय भी अलग अलग था। ली हुआनरान को अपहरणकर्ता के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिल सका। यद्यपि निदेशक ने अपनी खोज को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण पुलिस न तो आधिकारिक रूप से मामले की जांच कर सकी और न ही वे अधिक जनशक्ति लगा सके। आज काम के बाद ली हुआन नियन ने एक अनुभवी आपराधिक पुलिस अधिकारी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। यह सर्दियों का मध्य था, मौसम ठंडा था। दो लोग एक छोटे से रेस्तरां में बैठे थे। उनके सामने एक गर्म बर्तन रखा हुआ था। 3 गिलास शराब पीने के बाद ली हुआन नियन ने आपराधिक पुलिस अधिकारी से सलाह मांगनी शुरू की। पुलिसकर्मी ने उसकी ओर देखा। ली हुआनरान, तुम वाकई कुछ करने की सोच रहे हो? ली हुआन नियन मुस्कुराया। आप इसमें स्वाभाविक रूप से कुशल हैं, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सिगरेट जलाई, कश लिया और कहा, मुझे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा है। ये मामले निश्चित रूप से लोगों के एक समूह द्वारा किए गए हैं। अगर दूसरे लोग जांच नहीं करते हैं तो मैं हार नहीं मान सकता। मुझे बस डर है कि एक बार मैंने हार मान ली तो और भी बच्चे लापता हो जाएंगे। पुलिस वाला कुछ देर चुप रहा और फिर मुंह खोला। इस मामले की जांच करना आसान नहीं है। पूरा देश इतना बड़ा है। क्या आपको पता है कि वे कहां से आए हैं? बच्चे कितनी बार उनके हाथ लगेंगे? वे अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। अगर आप मामले को सुलझाना चाहते हैं तो इसके 2 ही तरीके हैं। पहला है किसी जासूसी विशेषज्ञ को ढूंढना। इस तरह के मामले को हम जैसे आम लोग सुलझा नहीं सकते। हालांकि आजकल के विशेषज्ञ सब बकवास है। मैंने अपनी आधी जिंदगी जी ली है और कभी किसी जासूस से नहीं मिला, इसलिए इसकी संभावना लगभग 0 है। दूसरा तरीका है उस समय के बूढ़े जियान से सीखना। 90 के दशक की शुरुआत में आज की तुलना में कई गुना अधिक बाल तस्कर थे।
क्या आपको पता है कि बूढ़े जियान ने इस मामले को कैसे सुलझाया? उसने एक भिखारी होने का नाटक किया, 2 महीने तक सड़क के कोनों, बाजारों और बस स्टेशनों पर इंतजार किया। अंत में एक बाल तस्कर ने उससे माल पहुंचाने के लिए कहा। उसने लगातार कई अपराधियों को पकड़ा और बड़ी उपलब्धियां हासिल की। यह अफसोस की बात है कि बूढ़ा जियान इतनी जल्दी मर गया। पहले तो परिणाम भयावह थे, लेकिन अब उस तरकीब का फिर से इस्तेमाल करना निश्चित रूप से कारगर नहीं होगा, क्योंकि शहर बड़ा हो गया है, आबादी भी बढ़ गई है और अपराधी पहले से ज्यादा चालाक हो गए हैं। ली हुआन नियन ने सुना और शराब का गिलास उठाया और चुपचाप पूरा पी गया। अनुभवी पुलिसकर्मी ने विषय बदल दिया। यह सही है, उस दिन जो व्यक्ति तुम्हारे साथ था वह जियान याओ था, है न? वह देखने में बुरी नहीं है, और जैसे जैसे वह बड़ी हो रही है वह और भी सुंदर होती जा रही है। इतनी लापरवाही मत करो। एक आपराधिक पुलिस अधिकारी के रूप में सही व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो और जल्दी शादी कर देना सही बात है। कैसी शादी? वह मेरी बहन है, ली हुआन नियन ने उत्तर दिया। समय गुजर जाता है। हर दोपहर जियान दाओ अपने लैपटॉप पर दिए गए ईमेल पते पर पूरा अनुवाद भेजती हैं। दूसरे पक्ष के मेलबॉक्स में स्वतः संदेश आ गया कि दस्तावेज खोल दिया गया है, लेकिन श्री बेक ने कभी भी ईमेल का उत्तर नहीं दिया, नहीं वे वहां आए। कोई खबर नहीं मतलब अच्छी खबर। कभी कभी विला में उच्च गुणवत्ता वाली मछली पकड़ने वाली छड़ पर नजर डालते हुए जियान दाओ को फिर से मछली पकड़ने की इच्छा महसूस हुई। 1 सप्ताह तक लगातार काम करने के बाद जियान दाओ ने आराम करने के लिए एक सुंदर दिन चुना। वह दिन रविवार था, सूरज अभी अभी निकला था। उसने तुरंत लाई हुआन नियन को फोन किया। जब उसे जियान दाओ का फोन आया तो ली जुनरान ने एक बदबूदार भिखारी की पोशाक पहन रखी थी और शहर के दक्षिण में कहीं एक कोने में बैठा था, गंदे चेहरे के साथ चुपचाप राहगीरों को देख रहा था। इस दौरान जब भी उन्हें फुर्सत मिलती वे यहाँ निगरानी करने आ जाते। कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक फसल नहीं हुई थी। मछली पकड़ना? मैं ड्यूटी पर हूँ, ली हुआन नियन ने विचलित भाव से उत्तर दिया। ठीक है, मैं आज दोपहर गुप्त गोदाम में आपसे मिलूंगा। मैं आपको ठीक ठीक समय नहीं बता सकता। ली हुआनरान ने बात खत्म की और फोन रख दिया। जियान दाओ मुस्कुराया और मछली पकड़ने का उपकरण तैयार करना जारी रखा। ली हुआन नियन द्वारा अभी अभी बताए गए गुप्त गोदाम को याद करके जियान दाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। यह मछली पकड़ने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान था जिसे जियान दाओ और ली शुन रान ने बचपन में खोजा था, जहां एक छोटी सी जलधारा नदी में बहती थी। वहां पेड़ घने, हवारोधी और धूपदार हैं, और वहां बहुत सारी मछलियां हैं। हालांकि वह स्थान थोड़ा सुदूर है और आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जब वह युवा थे, ली हुआनरान को गुप्त गोदाम उपनाम दिया गया था। गुप्त गोदाम को देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। इसका कारण यह है कि यह प्रसिद्ध विला के तलहटी में स्थित है, विला से ज्यादा दूर नहीं। चूंकि इस विला को भूथा घर माना जाता है, इसलिए बहुत कम लोग वहां जाते हैं। अब जब बेक कैन गोन वापस आ गया है, तो वह अपने लिविंग रूम की खिड़की से गुप्त गोदाम को स्पष्ट रूप से देख सकता है। गुप्त गोदाम अब एक गुप्त स्थान नहीं है, लेकिन यह अभी भी जियान दाओ की एक सुंदर स्मृति है। दोपहर के भोजन के बाद जियान दाओ रवाना हो गया। अब दिन का सबसे गर्म क्षण है। सूर्य की रोशनी पहाड़ के जंगल में शांत रास्ते पर चमक रही है। जियान दाओ विला के पास से गुजरा, फिर दोनों तरफ पेड़ों से ढकी छोटी सड़क पर चला गया। दृष्टि का क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत होता गया। काले भूरे लावा स्लैबों के बीच पानी की एक धारा दिखाई दी जो दूर नदी तक बह रही थी। यह
गुप्त तिजोरी है। आसपास का वातावरण शांत था, इसलिए जियान दाओ ने एक बड़ा पेड़ ढूंढा और बैठ गया। कुछ देर तक मछली पकड़ने के बाद उसने अचानक देखा कि विपरीत दिशा में एक पेड़ के नीचे एक मछली पकड़ने वाली छड़ी फंसी हुई है, लेकिन वहां कोई भी मछली नहीं पकड़ रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। यह लाई हुआन नियन का फोन था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मुझे अस्पताल जाना है इसलिए मैं नहीं जा सकता। जियान दाओ, ली हुआन रैन, मैं यहाँ हूँ। ली हुआनरान मुस्कुराया, तो फिर तुम खुद खेल सकते हो। गुप्त गोदाम तुम्हारा है। सावधान रहो, अगर कुछ हुआ तो मुझे फोन करो। मैं अब फोन रख रहा हूँ। जियान दाओ ने आह भरते हुए कहा, नमस्ते। फोन रखने के बाद वह कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर मानवरहित मछली पकड़ने वाली छड़ी की जांच करने चली गई। जियान दाओ को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह प्रसिद्ध दाइवा हांग हू रॉड थी। जियान दाओ ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा, लेकिन चारों ओर बहुत शांति थी। कोई भी प्राणी नजर नहीं आ रहा था। वह पलटी और जाने ही वाली थी कि उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी पर लगी घंटी को बार बार धीरे धीरे बजते हुए सुना, जो यह संकेत दे रही थी कि मछली ने चारा खा लिया है। जियान दाओ ने छड़ी खींची और लगभग 1 मीटर लंबी कार्प मछली को उसके पास रखी पानी की बाल्टी में डाल दिया। खाली मछली पकड़ने वाली छड़ी को देखते हुए उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे वापस जमीन में गाड़ दिया, चारा बॉक्स ढूंढा, हुक लगाया और उसे पहले की तरह पानी में वापस डाल दिया। 1 फुट 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। शायद दाइवा हांग हू रॉड की असाधारण शक्ति के कारण या शायद दुर्लभ गर्म मौसम के कारण मछलियां बहुत सक्रिय थीं। जियान दाओ अभी अपनी सीट पर वापस नहीं आई थी जब मछली पकड़ने वाली छड़ी में एक मछली फंस गई। महज आधे घंटे में उसने रॉड के मालिक के लिए 6 बड़ी मछलियां पकड़ ली। लेकिन श्री बेक अभी भी लापता है। जियान दाओ ने अनुमान लगाया कि उसे जरूरी काम है और उसे जाना होगा। हालांकि नदी के किनारे पर हजारों युआन की कीमत वाली मछली पकड़ने वाली छड़ी को बेतरतीब ढंग से रखना असंभव था। सौभाग्य से वह यहाँ थी। उसके बाद जियान दाओ ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को यहाँ तक ले जाने का फैसला किया। उसने मालिक के मूल और सरलतम चारे केंचुए को स्वचालित रूप से एक जहरीले चारे से बदल दिया, जिसे उसने विशेष रूप से तैयार किया था। एक उच्च श्रेणी की मछली पकड़ने वाली छड़ी और उच्च श्रेणी का चारा वास्तव में अजेय है। जब तक अंधेरा होने लगा, जियान दाओ ने एक बाल्टी भर मछलियां पकड़ ली थी और अब और मछलियां पकड़ने के लिए जगह नहीं बची थी। वह धीरे धीरे मछलियों से भरी बाल्टी को वापस विला में ले गई और मछली पकड़ने वाली छड़ी को उसके पुराने स्थान पर ही छोड़ दिया। जियान दाओ ने एक पल सोचा और फिर बो जिन्यान को ईमेल किया, मीबो, मैंने नदी के किनारे आपकी मछली पकड़ने वाली छड़ी देखी। मुझे यकीन नहीं था कि आप वापस आएंगे या नहीं, इसलिए मैंने इसे आपके लिए घर लाने की आज़ादी ली। मैंने कुछ मछलियां भी पकड़ी हैं। अगर कुछ असंतोषजनक है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। काम खत्म होने पर जियान दाओ मछली को घर ले गया। शाम को उसके मोबाइल फोन पर एक नया ईमेल आया। उसने उसे खोला और देखा कि पहली बार बेक कैन गो ने ईमेल का उत्तर दिया था, मछली बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद। अगले दिन विला में गया। घर अभी भी खाली था। जियान दाओ ने कल की घटना की परवाह नहीं की और अपने अनुवाद कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रेक के दौरान उसने फल धोए। जैसे ही वह रसोई घर में दाखिल हुई, उसे मछली की सुगंध आई। जियान दाओ ने रेफ्रिजरेटर खोला और तुरंत दंग रह गया। कल रेफ्रिजरेटर खाली था, लेकिन आज यह मछली के व्यंजनों से भरा हुआ है। सॉस में मछली, उबली हुई मछली, काली मिर्च के साथ ब्रेज्ड मछली का सिर,
कटा हुआ मछली का मांस, मछली का सूप अंतहीन भोजन है। जियान दाओ ने रेफ्रिजरेटर बंद कर दिया। उसे अचानक अजीब सा महसूस हुआ। जो व्यक्ति रात में इतने सारे व्यंजन परोसता है, श्री बेक को मछली खाना सचमुच पसंद होगा। कुछ दिनों बाद मौसम फिर से अच्छा हो गया, इसलिए जियान दाओ ने अपनी छोटी बहन को साथ में गुप्त गोदाम में चलने के लिए आमंत्रित किया। ली हुआन नियन अभी भी कहीं नजर नहीं आया। जियान दाओ ने भी उसे परेशान नहीं किया। नदी के पास पहुंचकर जियान दाओ ने फिर से वही परिचित दाइवा हांग हो मछली पकड़ने वाली छड़ी देखी। इस ब्रांड को पहचानते ही जियान हुएन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह किसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी है जो इतनी लापरवाह है? जियान दाओ भी थोड़ा हैरान था। उस व्यक्ति ने छड़ी यहाँ क्यों फेंकी? इस समय जियान हुएन ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को पानी से बाहर निकाला। बहन, कोई चारा नहीं है क्या? मछली ने इसे सब खा लिया? यह अजीब है। मछलियाँ कहाँ हैं? मछली के लिए इस हुक से बचना मुश्किल है। जियान दाओ के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने सिर नीचे करके देखा तो पाया कि जमीन पर कोई चारा का डिब्बा नहीं था, केवल एक मछली पकड़ने वाली छड़ी पड़ी थी। जियान जुआन को भी इसका एहसास हुआ। उसने संदेह में अपनी आवाज उठाई, इस मछली पकड़ने वाली छड़ी का मालिक जियांग ताइगोंग है। क्या वह मछली के हुक को काटने का इंतजार करने की योजना बना रहा है? जियांग जिया मछली पकड़ने की कहानी देखें 6.wikipedia.org/_zidai_नहा पर। जियान दाओ ने समस्या को समझा, मुस्कुराया और जवाब दिया, वह व्यक्ति मछली का इंतजार नहीं कर रहा है, लेकिन आपका इंतजार कर रहा हूँ। अध्याय 4। दिखने में जियान दाओ एक बेहद सौम्य और सुंदर लड़की है। उसके कंधे तक लंबे बाल, पतला शरीर, गोरी त्वचा और चमकदार चेहरे हैं। विशेषकर उसकी काली आंखें, जो पानी की तरह चमकती थी, उसके स्वभाव को और भी उत्कृष्ट बनाती थी। जियान दाओ की पोशाक और श्रृंगार की शैली भी बहुत सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत है, न तो दिखावटी और न ही लापरवाह। वह कपड़ों को मिक्स एंड मैच करना जानती हैं, यहाँ तक कि सामान्य ब्रांडेड कपड़े भी उन पर नए और बेहतरीन लगते हैं। उसकी आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन बिल्कुल भी लंबी नहीं थी। उनकी मुस्कान स्वाभाविक एवं सहज है, जबकि उनके हाव भाव और चाल ढाल में स्त्रियोचित सुंदरता झलकती है। जियान दाओ का स्वभाव उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था, जो एक सौम्य और दयालु व्यक्तित्व की थी। लेकिन उसकी हड्डियों में अभी भी उसके पिता की उदारता मौजूद है। यद्यपि उसके पिता केवल 6 वर्षों से उसके साथ थे, फिर भी जियान दाओ पर उनके द्वारा कही गई बातों का गहरा प्रभाव था। उदाहरण के लिए, एक महान व्यक्ति अपने सिर को आकाश में और अपने पैरों को जमीन पर रखकर काम करता है। उसके दिल में कोई शर्म नहीं होती। जीवन का आनंद लिया जाना चाहिए। सज्जनों के बीच की बातचीत पानी की तरह नीरस होती है। इसलिए आज शाम के उजाले में मछली पकड़ने के बाद जियान दाओ ने दाइवा होंग हू और 1 दर्जन मछलियों को धारा के किनारे छोड़ दिया। जब उसने अपनी बहन को जाने के लिए बुलाया, तो जियान हुएन को बहुत संदेह हुआ। तुमने सब कुछ यहीं छोड़ दिया? हाँ, वह खुद ही सब कुछ वापस ले आएगा। जब वह घर पहुंची, तो जियान जुआन को अचानक एक महत्वपूर्ण मुद्दा याद आया। बहन, आपने उसे इतनी सारी मछलियां पकड़ने में मदद की, और उसने कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई? बस एक ईमेल भेजकर धन्यवाद कहा। आम तौर पर जियान जुआन कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो बहुत ज्यादा नखरे करती हो। वह बस डरती थी कि उसकी बहन के उदार और खुले विचारों वाले व्यक्तित्व का दूसरों द्वारा फायदा उठाया जाएगा। जियान दाओ ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। बेक कैन गोन की आज की हरकतों से उसे लगा कि वह एक सीधा सादा और प्यारा इंसान है। जियान दाओ अपनी बहन की ओर देखकर मुस्कुराई।
क्या तुम्हें यह दिलचस्प नहीं लगता? जियान हुएन ने मुंह बनाया। मुझे लगता है कि तुम उस राक्षस के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हो। राक्षसों में वाकई बहुत वसंत होता है। जियान दाओ हंसे। बकवास। जियान दाओ को उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन बाद उसे बो जिन यान से संकेत प्राप्त होगा। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने मेज पर एक बड़ा सा बक्सा देखा। जियान हुएन उसके पास खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन बहुत दिनों से उसका अध्ययन कर रही थी। भेजने वाला शहर बी में रहने वाला फोतुन गो है। जियान हुएन ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह उस राक्षस का सबसे अच्छा दोस्त नहीं है? उसने तुम्हें सामान क्यों भेजा? जियान दाओ भी अनुमान नहीं लगा सकी। फोतु नगो ने कभी भी उससे वस्तु भेजने के बारे में उल्लेख नहीं किया था। उसने तुरंत उपहार बॉक्स खोला और उसके अंदर एक 100% नई दाइवा हांगहू मछली पकड़ने वाली छड़ी देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, जो बेक कैन नगोन की मछली पकड़ने वाली छड़ी के समान थी। जियान दाओ ने तुरंत फूजी वू को बुलाया। शहर बी में फोतु एंगो सफेद ब्लाउज पहने हुए कार्यालय में बैठे हुए मेडिकल रिकॉर्ड देख रहे थे। उसकी आवाज अभी भी हमेशा की तरह कोमल और सहज थी। जियान दाओ, बस इसे स्वीकार कर लो। जिन यान ने मुझे तुम्हारी मछली के लिए धन्यवाद के रूप में इसे तुम्हारे लिए खरीदने के लिए कहा था। मैं यह भी जानता हूँ कि उसे मछली खाना पसंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जियान दाओ ने बेशक मना कर दिया। यह उपहार बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। फोतु नगो मुस्कुराए। उसके पास मछली पकड़ने की छड़ी है, लेकिन मैं मछली नहीं पकड़ता। इसे हमें वापस दे दो, वह मछली पकड़ने वाली छड़ी बर्बाद हो जाएगी। जियान दाओ अभी भी सहमत नहीं था। मिस्टर फो, मैंने तो बस सुविधानुसार उसे पकड़ लिया। यह जिन यान का विचार था। अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो उसे भुगतान करें, मुझे नहीं पता। फोतुन गो ने जियान दाओ को बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन अपने व्यक्तित्व के कारण वह उन चीजों को फेंक देगा जिनका वह उपयोग नहीं करता है। हो सकता है कि कल आपको बेचारी हांग हो मछली पकड़ने वाली छड़ी कूड़ेदान में मिल जाए। अंत में जियान दाओ के पास अपनी राय व्यक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह स्वीकार कर सकती थी, लेकिन वह अनुवाद शुल्क स्वीकार नहीं करेगी। यह भी बहुत सारा पैसा है। उसका दृढ़ निश्चय देखकर फोतु नगो के पास उसे छोड़ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फोन रखते हुए फोतु नगो को 2 दिन पहले बाक कैन नगोन के साथ हुई फोन कॉल याद आई। वह झूठ नहीं बोल रहा था। हांगहू मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीदना बो जिन यान का निर्णय था। हालांकि उपहार देने का विचार उनका था। उस दिन फोतु नगो ने हाल की स्थिति के बारे में पूछने के लिए बेक कैन नगोन को फोन किया और सहजता से पूछा, क्या तुमने पिछली बार खरीदी गई मछली खा ली है? क्या मैं आपके लिए ऑर्डर करूं? उन्होंने सोचा कि हाल ही में मौसम ठंडा हो गया है, जिससे छोटे शहर में ताज़ी मछली खरीदना मुश्किल हो गया है। अप्रत्याशित रूप से बेक कैन गोन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पास बहुत सारी मछलियां हैं। तुम्हें यह कहाँ से मिला? क्या तुमने इसे खुद खरीदा है? यह मछली नहीं हो सकती। फुजीवु बाई जिन्यान की मछली पकड़ने की तकनीक को बहुत अच्छी तरह से समझता था। इसके अलावा वह अधीर था, अक्सर अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को नदी या झरने के किनारे पर रख देता था और फिर दूर चला जाता था। बेक कैन गोन ने बहुत स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, जियान दाओ, मेरे लिए मछली लाओ। फोतु नगो को आश्चर्य हुआ, उसने मछली पकड़ने में तुम्हारी मदद क्यों की? मुझे इसकी परवाह नहीं है, बाक कैन गोन ने उत्तर दिया। फोतु नगो अवाक रह गए। यह वास्तव में एक विशिष्ट बाओ कैन नगोन शैली का उत्तर था। हालांकि यदि बेक कैन गोन ने कहा, बहुत सारी मछलियां, तो वहां बहुत सारी मछलियां होंगी।
फोतु नगो ने पूछना जारी रखा, इससे पहले आपने कहा था कि वह लकड़ी के टुकड़े की तरह थी। तो आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करना चाहते हैं? बैक कैन नगोन कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर जवाब दिया, आप मेरे लिए उसे दोगुना भुगतान करते हैं। फू जिवू, ठीक है, कहने ही वाला था जब उसने अचानक सोचा बाई जिन्यान को शायद ही कभी दोस्त बनाने का मौका मिलता है। वह छोटी लड़की जियान याओ बुरी नहीं लगती। अगर मैं उसे पैसे दूं तो वह थोड़ी ठंडी होगी। उसने कहा, आपको उसे एक उपहार देना चाहिए। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बैक कैन नॉन, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। फू तु नगो ने दहाड़ते हुए कहा, मुझे उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे जानूं कि उसे क्या दूं? खुद सोचो। बाई जिन यान ने कुछ सेकंड के लिए सोचा। फिर वह मुस्कुराया और फूजी वू से कहा, तुम जाओ और उसके लिए मेरी तरह एक मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीदो। इस तरह से मुझे हर सुबह धारा से मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है और हर शाम इसे प्राप्त करने के लिए। दूसरे दिन उसे उपहार मिला। जियान याओ ने विला में शराब की एक बोतल लाई। यह वाइन जियान याओ के पिता ने अपने जीवनकाल के दौरान एक व्यक्ति था। घर में केवल कुछ बोतलें बची हैं। एडबो जिन यान, अच्छी मछली अच्छी शराब के साथ होनी चाहिए, कृपया इसे स्वीकार करें। विला। जियान दाओ ने रसोई कैबिनेट पर शराब की एक बोतल देखी। बोतल में शराब थोड़ी कम थी। दिन ब दिन समय बीतता गया। चंद्र नववर्ष नजदीक आ रहा था और जियान दाओ का अनुवाद कार्य लगभग समाप्त हो गया था। जियान जुआन ने खेद व्यक्त किया, यह लगभग खत्म हो गया है, लेकिन मैं अभी भी अपने उस व्यक्ति से नहीं मिला हूँ। अब जियान जुआन उसे राक्षस कहने के बजाय मेरे उस व्यक्ति शब्दों का उपयोग करता है। यह कहना झूठ होगा कि वह उत्सुक नहीं थी, लेकिन जियान दाओ को भी कुछ प्रत्याशा थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान हुयेन के सवाल पूछने के अगले ही दिन शाम को उसकी मुलाकात बेक कैन गोन से होगी। उस दिन मौसम अच्छा था, तापमान अधिक था। जियान दाओ ने बाहर एक पतली सूती जैकेट पहनी थी। विला हमेशा की तरह शांत था। क्योंकि काम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, जियान दाओ इसे जल्दी खत्म करना चाहता था। वह शाम तक लगातार अनुवाद करती रही। जब वह सामान पैक कर रही थी, तो खिड़की के बाहर तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और भारी बारिश होने लगी। ऐसे भयानक मौसम में पहाड़ी सड़क पर चलने में असमर्थ जियान दाओ के पास सोफे पर बैठकर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने घर पर फोन करके अपने परिवार को यह खबर बताई और उनसे कहा कि वे उसे लेने न आएं। जियान दाओ विला में तब तक रुके जब तक कि पूरी तरह अंधेरा नहीं हो गया। इस समय घर में खूब रोशनी थी, जिससे सुंदर प्राचीन फर्नीचर दर्पण की तरह चमक रहा था। बाहर भारी बारिश हो रही थी, जिससे बड़ा घर और भी खाली और ठंडा हो गया। छोटे शहर की बिजली आपूर्ति अस्थिर है। जियान दाओ को तूफानी रातों के दौरान कई बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ा है। उसने मन ही मन सोचा, कृपया बिजली न गुल करें। यह विचार अभी उसके मन में आया ही था कि अचानक जियान दाओ को एक हल्की स्विश स्विश ध्वनि सुनाई दी। इसके तुरंत बाद रोशनी चली गई और जियान दाओ की आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। जियान दाओ कुछ सेकंड के लिए स्थिर बैठी रही। उसने अपने सेल फोन की टॉर्च चालू कर दी। मंद रोशनी में चारों ओर का वातावरण उदास था। अचानक खिड़की के बाहर बिजली चमकी, जिससे घर का एक अंधेरा कोना अचानक सफेद हो गया। जियान दाओ धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर चला गया। उसने जोर से पुकारा, मिस्टर बेक, मिस्टर बेक। कोई जवाब नहीं आया। जियान दाओ सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर अचानक से विचलित हो गई।
क्योंकि दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के शीर्ष पर एक अंधेरा, उदास लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। जियान दाओ कांप उठा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा और लोहे के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और कुछ वाक्य बोले। अंदर अभी भी कोई हलचल नहीं थी। लोहे के दरवाजे पर एक हाथ के आकार का छोटा सा छेद था। जियान दाओ अंदर देखने के लिए उंगलियों के बल खड़ा हुआ। बिजली की चमक से उसे एक लंबा, मंद रोशनी वाला दालान और कई बंद कमरों के दरवाजे दिखाई दिए। जियान दाओ काफी लंबे समय से इस विला में अकेली थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसे डर लगा। जियान दाओ मुड़ा और नीचे चला गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंची, उसने दूसरी मंजिल पर कदमों की आवाज सुनी, जो न तो तेज थे और न ही धीमे। जियान दाओ ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और स्थिर खड़ा रहा। अंधेरी, बरसाती और तेज हवा वाली रात में उस व्यक्ति के कदमों की आवाज धीमी सुनाई दे रही थी, मानो वह वहां है भी और नहीं भी। अचानक एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। लोहे का दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी बाहर निकला। आसपास का वातावरण धुंधला था। जियान दाओ उस आदमी को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन वह बहुत लंबा था, कम से कम 1.85 मीटर। उसे ऐसा लग रहा था कि वह आदमी लंबा और सीधा था, लेकिन मजबूत और मांसल नहीं था, बल्कि पतला था। यद्यपि अंधेरा था, फिर भी जियान दाओ को अभी भी अस्पष्ट रूप से पता चला कि उसने सफेद स्नान वस्त्र पहना हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अभी जोर से पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उस आदमी को देखकर जियान दाओ का दिल तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया, क्योंकि वह विला मालिक के अजीब व्यक्तित्व की आदी थी। इस समय जब वह लोहे के दरवाजे के पीछे से प्रकट हुआ, तो जियान दाओ को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वह आदमी कुछ सेकंड के लिए सीढ़ियों पर रुका। उसने उसकी ओर देखा और फिर सीढ़ियों से नीचे चला गया। जियान दाओ, मिस्टर बेक? हाँ, उसने धीरे से उत्तर दिया। आवाज उसकी नाक से निकल रही थी। इस समय बेक कैन नगोन तेजी से जियान दाओ के करीब पहुंच गया। कुछ कदम दूर पर उसका लंबा कद दीवार की तरह दिख रहा था। सीढ़ी की लैंडिंग संकरी थी, इसलिए जियान दाओ ने अनजाने में उसके लिए रास्ता बनाने हेतु एक कदम पीछे ले लिया। वह विनम्रता से एक छिपी हुई मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर बेक, क्या आपके पास टॉर्च है? बेक कैन गोन पहले ही जियान दाओ के पास से गुजर चुका था। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने उसे देखा ही न हो, और बिना रुके सीधे नीचे की ओर चला गया। जियान दाओ अभी भी स्तब्ध था। उसने अस्पष्ट रूप से बेक कैन गोन को लिविंग रूम से होते हुए रसोई में जाने की तैयारी करते हुए देखा। वह जल्दी से नीचे चली गई। मिस्टर बेक? नहीं, बेक कैन गोन पीछे मुड़कर नहीं देखा। यद्यपि यह केवल 2 छोटे शब्द थे, फिर भी जियान दाओ ने पहचान लिया कि उसकी आवाज अत्यंत गर्मजोशीपूर्ण और सुनने में आसान थी। क्या बिजली ठीक करने का कोई तरीका है? जियान दाओ ने जांचपूर्ण प्रश्न पूछा। यद्यपि उसे बिजली के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह विला एक सुदूर स्थान पर स्थित है, इसलिए बहुत संभव है कि इसमें स्वतंत्र बिजली आपूर्ति हो। यदि कोई फ्यूज उड़ जाए तो उसे संभवतः ठीक किया जा सकता है। इस बार बेक कैन गोन रुक गया और जियान दाओ की ओर मुड़ गया। उन्होंने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक सोचा। बिजली कटौती की स्थिति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थानीय पावर ग्रिड का नेटवर्क लोड हाल ही में बहुत बड़ा था, जिसके कारण ट्रांसफार्मर जल गया। मरम्मत के लिए आपको बिजली का स्विच बंद करना होगा, ट्रांसफार्मर का कवर खोलना होगा, जले हुए हिस्से को ढूंढना होगा और उसे नए से बदलना होगा। बेक कैन गोन बहुत तेजी से और धारा प्रवाह बोलते थे। जियान दाओ यह देखे बिना न रह सका कि उसकी आवाज धीमी,
समृद्ध और स्पष्ट थी, जैसे पियानो की धीमी, मधुर ध्वनि। अचानक जियान दाओ को खुशी महसूस हुई। वह अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उसने बो जिन्यान की कोमल और मधुर आवाज सुनी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मैं बहुत व्यस्त हूँ। जाओ, लेकिन मुझे परेशान मत करो। अलविदा। यह कहकर वह मुड़ा और रसोई घर से होकर लंबे, संकरे गलियारे में चला गया। उसका आकार अंधेरे में गायब हो गया। गलियारा दो बंद कमरों की ओर जाता है। जियान दाओ बो जिन यान का पीछा न करते हुए स्थिर खड़ा रहा। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि पहली बार जब वह बेक कैन गोन से मिलेगी तो वह इस स्थिति में होगी। वह उसके घर पर काम करती है। अब भारी बारिश हो रही है, गरज और बिजली चमक रही है, और बिजली चली गई है, और फिर भी उसने उसे लिविंग रूम में अकेला छोड़ दिया। अध्याय 5। जियान दाओ सोफे पर बैठ गई। फिर उसने अपना सिर कुर्सी पर पीछे झुका लिया, झपकी लेने का इरादा किया। लेकिन कुछ मिनट तक लेटे रहने के बाद जियान दाओ को अपने अंग ठंडे और शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। इसलिए वह उठ खड़ी हुई और बाक कैन गोन को खोजने चली गई। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। लंबा, संकरा, अंधेरा गलियारा और भी अधिक उदास और ठंडा हो गया। गलियारे के अंत में जाते हुए जियान दाओ ने एक बार फिर एक अप्रत्याशित दृश्य देखा। वहां प्रकाश है। एक धुंधली सफेद रोशनी दोनों दरवाजों के बीच की खाई से अंदर आ रही थी, मानो दरवाजे के पीछे कोई और दुनिया हो। वास्तव में अंदर आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था थी। जियान दाओ एक पल के लिए चुप रहा, फिर ऊपर गया और दरवाजा खटखटाया। उसने कुछ देर तक दरवाजा खटखटाया। सामने का दरवाजा अचानक खुल गया। पहली चीज जिसने जियान दाओ की नजर को आकर्षित किया वह थी छत पर लगी चमकदार सफेद फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब। तेज रोशनी से उसे चक्कर आने लगा। फिर उसने जो कुछ भी देखा वह सब प्रकाश बल्ब के आकार के जुगनू प्रतीत हुए। इसके बाद जियान दाओ ने देखा कि एक लंबा आदमी कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, जिससे उसका दृश्य अवरुद्ध हो गया था। जियान दाओ ने पलकें झपकाईं। वह उस आदमी को स्पष्ट रूप से देखना चाहता था, लेकिन उसने अपना मुंह खोला और बहुत जल्दी बोला, क्या बात है? जियान दाओ ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें खोला। मुश्किल से एक आदमी की छाया देखी जो प्रकाश के सामने खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था। उसने एक बहुत बड़ा सफेद मुखौटा पहना था, जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। मुझे ठंड लग रही है, मुझे और कपड़े चाहिए, जियान दाओ ने धीरे से कहा। वह व्यक्ति कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला, मुझे यह पसंद नहीं कि दूसरे लोग मेरे कपड़े पहनें। जियान दाओ अवाक रह गया। फिर वह आदमी अचानक एक कदम पीछे हटा और शांति से उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया। जियान दाओ की दुनिया फिर से अंधकार में डूब गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने देखा कि आदमी का हाथ दरवाजे के किनारे पर टिका हुआ था। वह मेडिकल रबर के दस्ताने पहने हुए था और उसने उसके पीछे कुछ बहुत ऊंची धातु की अलमारियां देखीं। शेल्फ पर गोल बक्से व्यवस्थित हैं। पता नहीं बक्से में क्या है, यह तो सब चीजों का एक साथ ढेर लगा हुआ है। जियान दाओ लिविंग रूम में वापस आ गया और कुछ मिनटों तक अंधेरे में अकेला बैठा रहा। फिर वह उठकर रसोई में चली गई। जियान दाओ ने गैस स्टोव चालू कर दिया। वह आग के पास खड़ी होकर अपने हाथ गर्म करने लगी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने रसोई की कैबिनेट पर रखी उस बढ़िया शराब की बोतल को देखा जो उसने बेक कैन गोन को दी थी। जियान दाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के शराब की बोतल नीचे उतार ली। वह कुछ सेकंड के लिए झिझकी, फिर अपना सिर पीछे झुकाया और कुछ घूंट पी लिए। उसके जैविक पिता और सौतेले पिता दोनों को शराब पीना पसंद था,
इसलिए वह भी प्रभावित हुई। यह छोटी सी शराब उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसकी छाती में गर्मी महसूस हुई और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसका पेट थोड़ा भूखा था। जियान दाओ रसोई में भोजन की तलाश करने लगी, लेकिन रसोई की सभी अलमारियां खाली थी और फ्रिज में फल सहित कुछ भी नहीं था। जियान दाओ ने फिर से फ्रीजर खोला। इस बार उसके पास फसल थी। अंदर बहुत सारी मछलियां थीं, परत दर परत बड़े करीने से पंक्तियों में व्यवस्थित थी। ये सभी मछलियां हैं जो उसने पकड़ी थी। यद्यपि बिजली नहीं थी, फिर भी सर्दी के कारण फ्रीजर कक्ष का तापमान बहुत कम रखा गया था। जियान दाओ ने सबसे बड़ी मछली ली और उसे रसोई के काउंटर पर रखे कटिंग बोर्ड पर फेंक दिया। यद्यपि केवल फोन की रोशनी और गैस स्टोव की लौ थी, जियान दाओ को अंधेरे में इधर-उधर टटोलना पड़ा, लेकिन फिर भी वह एक साधारण पकवान पकाने में सक्षम थी। कटी हुई मछली का पकवान जल्दी बन जाता है। जियान दाओ ने मछली की प्लेट मेज पर रख दी और हमेशा की तरह रसोई काउंटर की सफाई करने लगी। किसने सोचा था कि जब वह सफाई करके पीछे मुड़ेगी तो उसे डाइनिंग टेबल खाली मिलेगी। जियान दाओ थोड़ा स्तब्ध था। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक लंबा सफेद व्यक्ति मेज के एक छोर पर खड़ा है। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। जब उसने मछली की प्लेट मेज पर रखी तो एक हल्की सी आवाज हुई। खाना बहुत मुश्किल है। आदमी की आवाज धीमी और सुनने में सुखद थी। मांस ज्यादा पक गया है, नमक भी ज्यादा है। जियान दाओ जिस क्रोध को अपने दिल में दबाने की कोशिश कर रही थी, वह उस आदमी के शब्दों के बाद फूट पड़ा। वह गंभीर चेहरे वाले उस आदमी के पास गई और मछली की प्लेट अपनी ओर खींच ली। फिर उसने साफ साफ कहा, एक एक शब्द, क्या मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया था? ऐसा कहकर जियान दाओ कुर्सी पर बैठ गया, चॉपस्टिक्स पकड़े और चुपचाप खाने लगा। बेक कैन गोन ने न तो कुछ कहा, नहीं वह हिला। वह एक शांत सफेद पेड़ की तरह स्थिर खड़ा था। खिड़की के बाहर तेज हवा और बारिश चल रही थी। घर के अंदर और भी शांति हो गई थी। चूल्हे पर लगी आग से हल्की सी आवाज आ रही थी, जो साफ सुनी जा सकती थी। अचानक आदमी का शरीर कांप उठा। वह उसकी ओर चला। जियान दाओ ने अभी भी अपना सिर झुका रखा था, ऐसा दिखावा करते हुए कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि उसने उसके बगल वाली कुर्सी की पीठ पर एक पुरुष का कोट डाल रखा था। जियान दाओ थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। इस समय बेक कैन गोन मुड़ा, खाने की मेज के चारों ओर घूमता हुआ रसोई के काउंटर पर चला गया। जियान दाओ चुपचाप उसे अपनी आस्तीन चढ़ाते और नल के नीचे हाथ धोते हुए देखता रहा। फिर वह कटिंग बोर्ड के सामने खड़ा हो गया और मछली काटने लगा। बेक कैन गोन बिना कोई आवाज किए खाना काटता है। जियान दाओ ने उसे मछली के टुकड़ों को प्लेट में बड़े करीने से सजाते हुए देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कुछ सेकंड तक विचार करता रहा, फिर लगातार मछलियां बर्तन में डालता रहा, फिर उन्हें तेजी से बाहर निकालता रहा। उनकी चाल ढाल सुंदर और कुशल थी। जियान दाओ ने फिर से अपना हाथ देखा। अभी-अभी जब बेक कैन गोन ने अपना कोट कुर्सी पर रखा, तो जियान दाओ ने देखा कि उसके हाथ सफेद और पतले थे, उतने पतले नहीं जितना जियान हुयेन ने बताया था। अंततः बेक कैन गोन ने हिलना बंद कर दिया। उसने मछली की प्लेट पकड़ी, एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर पलटा और मछली की गर्म प्लेट जियान दाओ के सामने रख दी। यह उबली हुई मछली है। जियान दाओ ने उसकी ओर देखा। वह कुछ समय तक उसके खाने के लिए मछली पकाने में व्यस्त रहा, जिसका उद्देश्य यह साबित करना था कि कौन बेहतर खाना बनाता है। बेक कैन गोन बहुत करीब खड़ा था। जियान दाओ ने उसका चेहरा देखा।
इस बार उन्होंने मुखौटा नहीं, बल्कि जटिल दिखने वाला चश्मा पहना था। बड़े चश्मे ने उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रखा था, जिसके लेंस से मंद लाल रोशनी निकल रही थी। रात दृष्टि काले चश्मे। आपके घर में टॉर्च नहीं है। क्या इसका कारण यह है कि आप रात में देखने वाला चश्मा पहनते हैं? उस व्यक्ति की सीधी नाक, पतले होंठ थोड़े उठे हुए थे। चेहरे की विशेषताएं बहुत सामान्य, संतुलित दिख रही थी, झुर्रीदार और लटकी हुई नहीं थी, जैसा कि जियान हुएन ने टिप्पणी की थी। जियान दाओ ने अभी भी बो जिन यान पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी मछली खाना जारी रखा। कुछ सेकंड बाद उसने देखा कि बेक कैन गोन सीधा खड़ा है। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। वह लंबा सफेद व्यक्ति तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। पहली मंजिल पर केवल जियान दाओ ही बचा था। फिर उसने कुर्सी की पीठ पर पड़े आदमी का कोट उठाया। वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जियान दाओ को तुरंत याद आया, यह वही कोट था जिसे फूजी वू ने उस दिन हैंगर पर लटका दिया था जिस दिन वह साक्षात्कार के लिए यहाँ आई थी। उसी समय उसने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन भी निकाल लिया। तो यह बात है। जियान दाओ को अचानक याद आया कि फूजी वू ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि बेक कैन गोन का व्यक्तित्व काफी विलक्षण था, इसलिए उसका एक भी दोस्त नहीं था। तो क्या वास्तव में बो जिन्यान को दूसरों के साथ संवाद करने में कठिनाई और बाधाएं आती हैं? यह सोचते ही जियान दाओ के दिल का गुस्सा गायब हो गया। उसने फिर से अपनी चॉपस्टिक उठाई और प्लेट के नीचे रखी मछली का सबसे छोटा टुकड़ा उठाया जिसे बेक कैन गोन ने पकाया था। फिर उसने निशान मिटाने के लिए मछली का एक और टुकड़ा हिलाया। मछली का मांस अभी अभी मुंह में गया। जियान दाओ तुरंत दंग रह गया। जियान दाओ खनखनाहट की आवाज से जाग गया। वह सोफे से उठकर बैठी और ऊपर देखा। पता चला कि बवंडर की वजह से लिविंग रूम के पश्चिम की ओर की 2 खिड़कियां सलाखों से टकरा रही थी। आसमान अभी भी काला था। बारिश की आवाज कुछ धीमी हो गई थी, लेकिन हवा तेज हो रही थी। घर के बाहर किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ रही थी। जियान दाओ को कांच टूटने का डर था, इसलिए वह तुरंत उठ खड़ी हुई और वहां चली गई। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची, सीढ़ियों पर एक आकृति दिखाई दी। बेक कैन गोन धीरे धीरे पहली मंजिल की ओर नीचे जा रहा था। हो सकता है कि आपने भी अभी शोर सुना हो। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, इसलिए जियान दाओ स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। केवल उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। जियान दाओ ने बो जिन यान को नजरअंदाज कर दिया। उसने कांच का दरवाजा पकड़ा, उसे खोलने की कोशिश की और अपने चेहरे पर तेज हवा चलने के बावजूद कुंडी बंद कर ली। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़कर बचे हुए दरवाजे को खींचने वाला था, बाहर से तेज हवा का झोंका आया, आकाश में बिजली चमकने लगी और उसके सामने का कांच का दरवाजा सलाखों से टकरा गया। सशर्त प्रतिवर्त क्रिया द्वारा जियान दाओ ने तुरंत पलट कर देखा और उसी समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपना सिर पकड़ लिया। अचानक उसकी बाईं कलाई को कसकर पकड़ लिया गया तथा उसे बलपूर्वक एक और खींच लिया गया। उसी समय उसके पीछे से एक जोरदार खटखटाहट की आवाज आई। उसके बाद टूटे हुए कांच की आवाज आई। जियान दाओ चौंक गई और तुरंत पीछे मुड़ गई। उसकी आंखों के सामने खिड़की पर सिर्फ टूटे हुए कांच के नुकीले किनारे रह गए थे। तेज रोशनी की बदौलत जियान दाओ ने देखा कि फर्श टूटे हुए कांच से ढका हुआ है। अभी स्थिति बहुत खतरनाक थी। उसने अपना सिर फिर से घुमाया और बेक कैन गोन की ओर मुंह किया। वह अभी भी बड़े रात्रि दृष्टि चश्मे पहने हुए थे। बहुत नजदीक से देखने पर जियान दाओ को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। इस बीच
उसकी कलाई अभी भी उसने कसकर पकड़ रखी थी। धन्यवाद। जियान दाओ ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। अगले ही क्षण बेक कैन गोन अचानक नीचे झुका, अपनी बाहें फैलाकर उसकी पीठ और घुटनों को पकड़ लिया और उसे उठा लिया। जियान दाओ आश्चर्यचकित हुआ। आप क्या कर रहे हैं? बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। मुझे नहीं लगता कि आप नाइट विजन गॉगल्स पहने बिना टूटे हुए कांच से होकर सोफे तक वापस जा सकती हैं। विशेषकर उसके शरीर की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र नहीं है। जियान दाओ चुप था। बेक कैन गोन लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ सोफे की ओर चला गया। उसका शरीर लंबा था। उसकी बाहों में जियान दाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गिरने वाली थी। इसके अलावा उसकी छाती से चिपके होने के कारण उस आदमी के शरीर पर हल्की गंध और भी अधिक स्पष्ट हो गई। जियान दाओ पहले कभी किसी पुरुष के साथ इतने अंतरंग संपर्क में नहीं आई थी। वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। लेकिन बेक कैन गोन सही था। वह केवल उसे ले जाने दे सकती थी। बेक कैन गोन ने जल्दी से जियान दाओ को सोफे पर ले जाकर धीरे से नीचे लिटा दिया। हालांकि अभी उसके शब्द थोड़े कठोर थे, क्योंकि उसने उसे बचाया था। उसने अपना मुंह खोला। धन्यवाद। बेक कैन गोन सीधे खड़े हो गए। अंधेरे में वह उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख सकी। वह एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर मुड़कर रसोई घर में चला गया। बेक कैन गोन कुछ देर तक रसोई में रहे, फिर बाहर चले गए। मुझे विश्वास है कि आप पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। कुछ सेकंड बाद जियान दाओ ने प्रतिक्रिया दी। वह मछली के व्यंजन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जाहिर है कि उसने केवल निचली परत को ही थोड़ा सा छुआ था। तुमने कैसे देखा कि उसने तुम्हारी मछली खा ली? जियान दाओ बिल्कुल भी उलझन में नहीं था। उसने शांति से जवाब दिया, मैं मानता हूँ, आपकी मछली का व्यंजन मेरे से अधिक स्वादिष्ट है। लेकिन आपने जो पहले कहा वह कठोर था। बेक कैन गोन ने अपनी आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस धीरे से कहा, शुभ रात्रि। इस बार जियान दाओ ने यह सुना। उसके स्वर में एक हल्की मुस्कान थी। जियान दाओ इस बात की पुष्टि कर सकता था कि यह मुस्कुराहट मछली के व्यंजन की सफलता के कारण थी। बेक कैन गोन पलटा और एक झटके में दूसरी मंजिल पर चला गया। जब जियान दाओ उठी तो भोर हो चुकी थी। बारिश कब रुक गई थी उसे पता ही नहीं चला। वह उठ खड़ी हुई, सुबह की ताज़ी और ठंडी हवा में सांस ले रही थी। कमरा हमेशा की तरह अभी भी खाली और शांत था। ऊपर अभी भी कोई हलचल नहीं थी। कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हुए जियान दाओ को यह भ्रम हुआ कि यह कई जन्मों पहले की बात है। उसने फोतु नगो के कोट को मोड़कर सोफे पर रख दिया। घर लौटने से पहले लिविंग रूम में टूटे हुए कांच को साफ किया। मौसम ठंडा है, सड़क पर बहुत कम लोग हैं। कल रात जियान दाओ केवल कुछ घंटों के लिए सोई थी, इसलिए उसका पूरा शरीर सुस्त था। वह पुलिस अपार्टमेंट में वापस नहीं गई, बल्कि अपनी मां और सौतेले पिता के घर चली गई, ताकि उन्हें चिंता न हो। जियान दाओ के सौतेले पिता एक सरकारी एजेंसी में काम करते हैं और एजेंसी के अपार्टमेंट परिसर में रहते हैं। जियान दाओ ने घर पर फोन नहीं किया, केवल संदेश भेजकर बताया कि वह सुरक्षित है, ताकि परिवार को उसे लेने के लिए जल्दी न उठना पड़े। वह अपार्टमेंट परिसर के प्रवेश द्वार पर अकेली चल रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि कई परिचित गार्ड तेजी से आगे की ओर आ रहे हैं। जब वह उनके पास से गुजरी तो जियान दाओ ने उन्हें अस्पष्ट रूप से बात करते हुए सुना। उनका स्वर अधीर और क्रोधित था। यह वही होगा, वह राक्षस। हाँ, वह आदमी निश्चित रूप से एक बच्चा चोर है। हम इंतजार नहीं कर सकते। अपहरण, ये दो शब्द सुनकर जियान दाओ चौंक गया।
उसे तुरंत वह मामला याद आ गया जिसका उल्लेख ली हुआन नियन ने पहले किया था। इसी दौरान गार्ड गेट के बाहर खड़ी कार में कूद गए, इंजन चालू किया और भाग गए। जियान दाओ ने तुरंत ली हुआनरान को बुलाया। यद्यपि वह निश्चित नहीं थी कि क्या हुआ था, लेकिन उसे लगा कि यह घटना संभवतः गुमशुदा व्यक्ति के मामले से संबंधित है। हालांकि ली हुआनरान के फोन पर सिग्नल नहीं था। जियान दाओ को याद आया कि कुछ दिन पहले वह कह रहा था कि वह एक मामले की जांच करने के लिए ग्रामीण इलाके में जा रहा है, जहां फोन सिग्नल बहुत खराब था। अभी भी फोन करने में असमर्थ जियान दाओ के पास ऊपर जाकर पहले घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियान जुआन की बात सुनकर जियान दाओ को पता चला कि एक सुरक्षा गार्ड का बेटा, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर में खेलने आया था, कल से लापता है और अभी तक वापस नहीं आया है। विशेष रूप से जियान हुएन को भी नहीं पता। मैंने सुना है कि पुलिस को बुलाया गया है, जियान जुआन ने कहा, लेकिन यदि आप 48 घंटे से कम समय से लापता हैं, तो पुलिस मामला दर्ज नहीं करेगी। जियान दाओ ने सिर हिलाया और ली हुआनरान को दोबारा बुलाया, लेकिन फिर भी बात नहीं हो सकी। वह सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। जब जियान दाओ जागा तो दोपहर हो चुकी थी। काले बादल छंट गए, आकाश साफ और उज्ज्वल हो गया। जियान दाओ ने थोड़ा खाया, अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। जियान हुएन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आप आज भी विला में जाते हैं? क्या तुम आज सुबह ही वहां से वापस नहीं आए? जियान दाओ ने उत्तर दिया, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। आप आज यह काम खत्म कर लें, कल से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह टेट के पास ही है। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, कल रात मेरी मुलाकात बेक कैन गोन से हुई। वास्तव में जियान हुएन को इसमें दिलचस्पी दिखी। क्या वह डरावना है? जियान दाओ ने सोचा। उसने बिना जवाब दिए बस आह भरी। अपनी बहन को कल रात की घटना बताने के बाद जियान दाओ 20 दिनों से अधिक समय से चल रहे काम को पूर्णतः समाप्त करने के लिए घर से निकल गई। उसके और बाक कैन गोन के बीच संबंध भी यहीं से समाप्त हो गया। फिर दिन शांतिपूर्वक बीतते रहेंगे। शीतकालीन अवकाश के बाद वह अनुबंधित इकाई में इंटर्नशिप करने के लिए शहर बी में वापस आ जाएगी। वह काम पर गई, प्रेमी पाया, शादी की और बच्चे पैदा किए। हालांकि जियान दाओ ने यह उम्मीद नहीं की होगी कि आज दोपहर को पहाड़ी पर स्थित विला में एक चौंकाने वाली घटना घटेगी और आज के बाद से उसका जीवन शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। उसने जो जीवन की योजना बनाई थी, वह धीरे धीरे पटरी से उतर जाएगी, एक बिल्कुल नई अजीब दिशा में चली जाएगी।